गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने आज कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन चैप्टर में रिजर्वेशन के बारे में डिस्कस किया था और उसी के आगे मैं ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। हम लोग समझ चुके थे, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिजर्वेशन, व्हाट्स द रिजर्वेशन पॉलिसी। नाउ वी विल सी द एग्जाम्पल ऑफ रिजर्वेशन। देखेंगे इसमें, जैसे कि गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, एक लिस्ट जो है वो रिलीज़ करती है जिसमें कि शेड्यूल कास्ट जिनको दलित्स कहा जाता है एंड शेड्यूल ट्राइब्स जिनको आदिवासी कहा जाता है, या बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट जो होती है, इनके लिए एक लिस्ट जारी करती है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। और इसमें बताया जाता है कि कौन से स्टेट में कौन से लोग शेड्यूल कास्ट होंगे, कौन से लोग शेड्यूल ट्राइब होंगे। उसके बाद स्टेप 2 आता है, इफ़ अ पर्टिकुलर दलित कास्ट और एक सेकेंड स्टूडेंट्स अप्लाइंग, स्टेप 2 है, स्टूडेंट्स अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर एक्सपेक्टेड टू फर्निश प्रूफ ऑफ देयर कास्ट और ट्राइब स्टेटस इन द फॉर्म ऑफ कास्ट एंड ट्राइब सर्टिफिकेट्स। यानी कि जैसे कि मान लो आप एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो और वहाँ पर आप चाहते हो कि आप जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए बेनिफिट्स रखे गए हैं, रिजर्वेशन रखा गया है, अगर आप उसका बेनिफिट लेना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक कास्ट या सर्टिफिकेट या ट्राइब सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसका प्रूफ आपको उस इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हो वहाँ पर लगाना पड़ेगा। देन if a particular Dalit caste or a certain tribe is on the government list, then a candidate from that caste or tribe can avail of the benefit of reservation। जैसे कि जो भी दलित कास्ट या ट्राइब जो है वो गवर्नमेंट की लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर SC या ST शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं तो उनको जो बेनिफिट्स उनके लिए रखे गए हैं वो उनको दिए जाएंगे। देन अब है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, अ केस स्टडी। एक केस स्टडी है, द विलेजर्स ऑफ जकमलगुर आर गेयरिंग अप फॉर अ बिग फेस्टिवल। जकमलगुर एक गांव है, वहाँ पर वहाँ के जो लोग हैं वो एक बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। वंस इन 5 years द लोकल डाइटी इज ऑनर्ड एंड प्रेस्ड फ्रॉम 20 नेबरिंग विलेजेस कम फ्रॉम दिस 5-day इवेंट। और 5 साल में एक बार जो लोकल डाइटी यानी जो देवता है जो वहाँ के उस गाँव के, उनके लिए पूजा रखी जाती है और उसमें आसपास के 20 जो पड़ोस के गांव हैं वहाँ के लोग भी आते हैं और 5 दिन तक ये इवेंट चलता है। उसके बाद द सेरेमनी बिगिंस विद अ मेंबर ऑफ द दलित कम्युनिटी वॉशिंग द फीट ऑफ ऑल द प्रीस्ट एंड देन बाथिंग इन द वाटर यूज्ड फॉर दिस। यानी कि इस सेरेमनी में क्या होता है कि जो दलित्स होते हैं, जो हमारी पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से हम देखें जिनको दलित माना गया है, तो वो लोग जो है वो क्या करते हैं, जो पंडित हैं या जो ब्राह्मण हैं उनके पैरों को धोते हैं और जो पानी धोने के बाद में जो बचता है उससे वो नहाते हैं। तो ये एक तरह की सेरेमनी थी। इन जकमलगुर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू द रत्नम फैमिलीज। अब जकमंगलूर में एक जो ये टास्क परफॉर्म किया जा रहा है तो एक रत्नम फैमिली से एक व्यक्ति है एंड उसके जो फादर एंड ग्रैंडफादर हैं बोथ जो है वो इसको पहले से ही परफॉर्म करते आ रहे हैं, इस प्रथा को, कि कोई भी जब इस तरह की पूजा होगी तो उसमें पृष्ठ जो या ब्राह्मण जो होंगे उस गांव के, उनके दलित्स को पैर धोने होंगे और उस पानी से नहाना होगा। तो रत्नम फैमिली जो है ये भी एक दलित फैमिली ही है। Though they were never allowed to enter the temple, this ritual was viewed as a great honor bestowed on them on this special occasion। और इन लोगों को इसमें अलाउ भी नहीं किया जाता मंदिर में जाने के लिए इस रिचुअल में। उसके बाद क्या होता है, नाउ इट वॉज रत्नम्स टर्न। अब रत्नम जो है, रत्नम वॉज ऑल ऑफ 20 years स्टडिंग इंजीनियरिंग इन अ नियर बाय कॉलेज। अब रत्नम जो है वो एक पढ़ा लिखा लड़का है, 20 साल का है, इंजीनियरिंग की हुई है उसने, और वो इस तरह की प्रथा को आगे मानने से मना कर देता है। और जब उसको भी उसकी फैमिली कहती है कि तुम्हें भी ऐसा करना होगा कि जो प्रिस्ट हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके पैरों को धो के और उस पानी से तुम्हें नहाना होगा, तो रत्नम इस चीज़ को डिनाई कर देता है। आगे क्या होता है, ही सेड दैट he had no faith in this practice and that his family members were forced to perform this ritual because they were Dalits। यानी कि वो कहता है कि उसके फैमिली वाले जस्ट बिकॉज ही वॉज दलित
एंड ही वॉज बिलोंग फ्रॉम द दलित फैमिली, तो इसीलिए उसको ही रिचुअल करना पड़ेगा, भले ही वो कितना पढ़ा लिखा है, उसने इंजीनियरिंग की हुई है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, इफ़ द डोमिनेंट कास्ट डिसाइडेड टू नॉट कॉल देम देन व्हाट वुड दे अर्न, हाउ वुड दे सर्वाइव। यानी कि जो डोमिनेंट कास्ट है यानी जो अपर कास्ट है वो डिसाइड करती है कि मंदिर में कौन जाएगा और क्या काम गांव में कैसे होगा, और जो उस बात को नहीं मानेगा तो वो लोग वहाँ कैसे रह पाएंगे, ये उसके रत्नम की फैमिली वाले उसे समझाते हैं। दे ऑल्सो डिक्लेयर दैट द wrath ऑफ द लोकल डाइटी वुड स्ट्राइक दैम इफ़ दे रिफ्यूज टू गिव इन। यानी कि वो उसके घर वालों से समझाते हैं कि अगर तुम ये लोकल डाइटी जो है, ये जो भगवान है, इनको हमें करना पड़ेगा, तुम इसको मना नहीं कर सकते, ये एक रीत है इस गांव की। Ratnam argued that given that not a single Dalit had ever entered the temple, how could the deity be angry with them? तो रत्नम कहता है कि वो बहस करता है गांव के लोगों से और अपनी फैमिली से भी कि एक भी दलित गांव के मंदिर में नहीं गया एक बार भी, तो कैसे जो वहाँ के देवता हैं वो गुस्सा कर सकते हैं दलित के ऊपर जब उन्होंने दलित को देखा ही नहीं है। आगे क्या होता है, वन नाइट द पावरफुल कास्ट डिसाइड टू टीच रत्नम अ लेसन। अब जो पावरफुल कास्ट है, जो ब्राह्मण्स हैं या जो भी अपर कास्ट के लोग हैं, वो इसको पाठ पढ़ाना चाहते हैं रत्नम को, मतलब कि सबक सिखाना। वन नाइट सम मैन एंटर्ड देयर पार्ट ऑफ द विलेज एंड सेट हिज हट ऑन फायर। और क्या होता है कि जो ये अपर कास्ट के लोग हैं ये गुस्से में आ जाते हैं जब रत्नम उस प्रथा को मानने से मना कर देता है, तो वो लोग जो है जो अपर कास्ट के हैं वो इसको सबक सिखाने के लिए रत्नम को क्या करते हैं कि गाँव में रात के टाइम उसकी झोपड़ी में आग लगा देते हैं। रत्नम देन वेंट टू फाइल अ केस इन द लोकल पुलिस स्टेशन अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। रत्नम जब उसकी झोपड़ी को जला दिया जाता है तो वो गांव में एक पुलिस स्टेशन में FIR कराने जाता है, फाइल करता है केस, और कौन से उसके अंदर करता है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989। यानी कि जिसमें कि इंसानों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जाता है उससे बचाव के लिए एक एक्ट बनाया गया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट। इस एक्ट के तहत वो जाके अपना केस फाइल करता है पुलिस स्टेशन में। आगे क्या होता है, The case was picked up by the local media that led to many journalists visiting the village. Ratnam was written about as a symbol of Dalit action. जो गाँव में लोकल मीडिया जो है वो आ जाती है वहाँ गाँव में, और रत्नम जो है वो इसे दलित के एक एक्शन के रूप में दिखाता है कि हमने जो है दलित के साथ जो गलत चीज़ें होती आ रही थी उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो इन लोगों ने हमारे साथ इस तरह का व्यवहार किया, अपर कास्ट वालों ने। ये चीज़ वो मीडिया के सामने रत्नम बताता है। The ritual was called off, but his family was forced to move out as they continue to be ostracized by the powerful caste in the village. और ये रिचुअल जो ये प्रथा है वो गांव में बंद हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी रत्नम की फैमिली उसे कहती है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, पावरफुल कास्ट के जो लोग हैं वो तुम्हें परेशान करते रहेंगे वरना। वाई प्रिवेंशन, अब देखो शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ये एक्ट क्यों बनाया गया? दिस एक्ट वॉज फ्रेम्ड इन रिस्पॉन्स टू डिमांड मेड बाय दलित एंड अदर दैट द गवर्नमेंट मस्ट टेक सीरियसली द इल ट्रीटमेंट एंड ह्यूमिलेशन दलित एंड ट्राइबल ग्रुप फेस इन एन एवरीडे सेंस। यानी कि ये जो एक्ट है ये इसलिए बनाया गया जिसमें कि दलित और जो दलित लोग हैं वो लोग अपने साथ हुई गलत चीज़ों के लिए या उनके साथ कोई शर्मनाक कोई व्यवहार किया जाए या उनको नीचा दिखाया जाए, इस तरह की चीज़ें होने पर आवाज़ उठा सकें। ठीक है, ये एक तरह से सेफ गार्ड के रूप में काम करता है ये एक्ट SC ST दोनों का ग्रुप्स के लिए। प्रोविजन अंडर, प्रोविजन होगा यहाँ पर बच्चों, प्रोविजन नहीं होता, प्रोविजन अंडर एट्रोसिटी एक्ट 1989। ये एक्ट क्या कहता है? द एक्ट डजंट ओनली डिस्क्राइब टेरिबल क्राइम्स बट ऑल्सो लेट्स पीपल नो व्हाट ड्रेडफुल डीड्स ह्यूमन बींग्स आर केपेबल ऑफ। यानी कि ये एक्ट केवल टेरिबल क्राइम के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि ये भी बताता है कि ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए एज अ ह्यूमन बींग, चाहे फिर वो इंसान SC हो, ST हो या फिर किसी और ग्रुप से हो,
उसको जीने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए और वो उसको मिलनी ही चाहिए। ये एक्ट उसके बारे में बताता है। द एक्ट डिस्टिंग्विशेस सेवरल लेवल्स ऑफ क्राइम। ये एक्ट जो है अलग अलग लेवल के क्राइम्स के बारे में बताता है जो कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वालों के साथ किया जाता है। फर्स्टली इट लिस्ट मोड ऑफ ह्यूमिलेशन दैट आर बोथ फिजिकली हॉरिफिक एंड मोरली रिप्रेहेंसिबल एंड सीक्स टू पनिश दोज हु। यानी ये एक्ट ये बताता है कि अगर किसी भी अलग अलग तरीके के जो ह्यूमिलेशन किए जाते हैं शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में आता है कि दलित समाज का एक दूल्हा था और वो घोड़े पे चढ़ा तो उसको घोड़े पर बैठने की वजह से ही उसको नंगा करके और पूरे गांव में घुमाया गया। और इस तरह की खबरें मतलब आप लोग न्यूज़ में देख सकते हो। मैं आपको कई बार कटिंग्स भी दिखाऊंगी कुछ इसकी। तो इस तरह की ह्यूमिलेशन और फिजिकली हॉरिफिक की जो ये कुछ अलग अलग जो मोड्स बताता है ये एक्ट, और ये बताता है कि इसके लिए क्या क्या पनिशमेंट दी जा सकती है। पहला, force a member of a scheduled caste or a scheduled tribe to drink or eat any inedible or obnoxious substance। यानी कि किसी भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के व्यक्ति को कोई भी गलत या गंदी चीज़ खाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पहले क्या होता था कि उन्हें जानवरों का जैसे कि यूरिन है तो उन्हें वो सब चीज़ें खाने के लिए मजबूर किया जाता था, उठाने के लिए मजबूर किया जाता था। तो ये चीज़ें नहीं की जा सकती। उसके बाद दूसरा है फोर्सिबली रिमूव क्लॉथ फ्रॉम द पर्सन ऑफ अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और पैरेड्स हिम और हर नेक्ड और विद पेंटेड फेस और बॉडी और कमिट्स एनी सिमिलर एक्ट विच इज़ डेरोगेटरी टू ह्यूमन डिग्निटी। यानी किसी को भी आप कपड़े उतारने के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि आप कपड़े उतार के और नंगा घुमाओ और मतलब किसी का मुंह काला करना, उसको नंगे घुमाना, इस तरह की चीज़ें उस व्यक्ति की ह्यूमन डिग्निटी को हर्ट करती है जो कि राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी है। तो ये भी चीज़ इस एक्ट में बताई गई है कि ऐसा किसी भी व्यक्ति के साथ जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का है उसके साथ नहीं किया जा सकता। द एक्ट सेट आउट टू पनिश एनीवन who wrongfully occupy or cultivates any land owned by or allotted to a member of a scheduled caste, scheduled tribe or gets the land allotted to him transferred। यानी कि ये एक्ट ये भी बताता है कि किसी भी व्यक्ति की जो ज़मीन है जो शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट का है उसे जबरन नहीं ली जा सकती और वो व्यक्ति अपनी लैंड किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये नहीं कि वो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट का है तो उसे लैंड रखने का अधिकार नहीं है, ऐसा भी इस एक्ट में कहा गया है। उसके बाद है assaults or use force on any women belonging to a scheduled caste or a scheduled tribe with the intent to dishonor her। किसी भी फीमेल को सिर्फ जस्ट बिकॉज ऑफ शी इज़ बिलोंग फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं किया जा सकता, उसे उसके जो सम्मान है उसको ठेस नहीं पहुंचाई जा सकती, उसके साथ वल्गर बिहेव नहीं किया जा सकता। तो ये एक्ट इस चीज़ से भी फीमेल की बचाव करता है। उसके बाद स्कैवेंजर्स एक सेकेंड, यस, in 1993 the government passed the employment of manual scavengers and construction of dry latrines prohibition act। पहले क्या था बच्चों, जो शेड्यूल कास्ट के लोग थे इन लोगों को जो हमारी जो जैसे मतलब हम लोग वॉशरूम जाते हैं, जो भी हमारा मतलब कह सकते हो कि यूरिन है या फिर जो भी वेस्ट है उसको इनको हाथ से उठाना होता था। लेकिन 1993 के एक्ट के बाद में इस चीज़ को मना कर दिया गया कि किसी को भी इस तरह की चीज़ें हाथ से उठाने की मनाही है और किसी से जबरन नहीं की जा सकती। देखिए इस फीमेल को देखिए ये हाथ से उठा रही है इस पिक्चर में, तो ये इस चीज़ की सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया। अ मैनुअल स्कैवेंजर एट वर्क, ये दिख रहा होगा आपको। मेंबर्स ऑफ द सफाई कर्मचारी आंदोलन डिमोलिशिंग अ ड्राई लैट्रिन, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, ये लोग मेंबर्स जो हैं सफाई कर्मचारी ये आंदोलन कर रहे हैं और ड्राई लैट्रिन को तोड़ रहे हैं। यानी कि ये दिखा रहे हैं कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई तो हम गंदगी नहीं उठाएंगे, हम गंदगी साफ़ नहीं करेंगे। इसका एग्जाम्पल आप आर्टिकल 15 एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, उसमें भी देख सकते हैं कि उसमें जब जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जब वो अपनी ज़िद पर आते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो वो जो जितना भी गंद पड़ा है उसको उठाने से मना करते हैं और गंदगी बढ़ती चली जाती है। तो ये एक तरह से ये लोग अगर मूवमेंट करने पे आए तो आपको कभी सफाई मिलेगी ही नहीं। अब आगे देखो आदिवासी डिमांड एंड द 1989 एक्ट। आदिवासियों की क्या डिमांड थी? सी के जानू एंड आदिवासी एक्टिविस्ट, ये एक एक्टिविस्ट थे सी के जानू
has also pointed out that one of the violators of constitutional right guaranteed to tribal people are governments in the various states of India. For it is they who allow non-tribal encroachers in the form of timber merchants, paper mills, etc. to exploit tribal land and to forcibly evict the tribal people from their traditional forest in the process of declaring forest as reserved or एज अ सेंचुरी। सी के जानू नाम के एक एक्टिविस्ट हैं, आदिवासी एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने जो आदिवासी जंगलों में रहा करते थे तो गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से इनसे लैंड लेने की कोशिश करी, टिम्बर मर्चेंट्स को देने के लिए, पेपर मिल्स के लिए। तो इन लोगों ने इसका विरोध किया और इन लोगों ने कहा कि हमारी लैंड पर ही हमें रहने दिया जाए, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट में ही रहने दिया जाए और हमारी लैंड को रिजर्व या सेंचुरी ना बनाया जाए। तो इस चीज़ के लिए इन्होंने विरोध किया और इनकी लीडरशिप की थी सी के जानू, जो कि एक आदिवासी एक्टिविस्ट थे। अब है द सेंट्रल गवर्नमेंट पास द शेड्यूल ट्राइब एंड द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट। एक फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 में पास किया गया और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। दिस एक्ट रिकॉग्नाइज देयर राइट टू होमस्टेड, कल्टिवेबल एंड ग्रेजिंग लैंड एंड टू नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और ये एक्ट बताता है कि ये राइट इनके घरों के बारे में, कल्टीवेशन के बारे में, इनको ग्रेजिंग लैंड देने के बारे में, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस करने के बारे में कहता है। द एक्ट ऑल्सो पॉइंट आउट दैट द राइट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स इंक्लूड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये एक्ट ये भी पॉइंट आउट करता है कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स को राइट दिया गया है कंजर्वेशन करने का फॉरेस्ट का और बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखने का, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं वो जंगलों की जो भी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं, उनको वो अपने घर की तरह समझते हैं, कंजर्वेशन भी करते हैं फॉरेस्ट का और बायोडाइवर्सिटी को भी मेंटेन रखते हैं। वो कभी भी उन चीज़ों को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो गवर्नमेंट ने उनको इस एक्ट के तहत ये भी राइट दिया। उसके बाद है कंक्लूजन। As we can see, the existence of a right or a law or even a policy on paper doesn't mean that it exists in reality। यानी कि हम ये देख सकते हैं कि चीज़ें, राइट्स जो और कानून जो है वो पेपर पर तो लिख दिए गए हैं, लेकिन इनको रियलिटी में भी इनको लागू करना पूरी तरह से बहुत ज़रूरी है यदि हम चाहते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जा सके, जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको भी इक्वल राइट्स दिए जाएं और सोसाइटी का फुलफिल तरीके से डेवलपमेंट हो सके। द डिज़ायर फॉर इक्वालिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट इज़ नॉट न्यू। इट हैज़ एग्जिस्टेड इन डिफरेंट फॉर्म थ्रू आउट आवर हिस्ट्री एज यू हैव सीन इन दिस चैप्टर। यानी कि इक्वालिटी यानी समानता, आत्मसम्मान और सम्मान जो इसकी मांग है ये अभी की ही नहीं है, ये हमारे देश में समय समय पर देखी गई है और इसका इतिहास गवाह है कि हर समय पर हमारे देश में समय समय पर अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इन चीज़ों की मांग की गई है। सिमिलरली इवन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिमिलर प्रोसेसेस ऑफ स्ट्रगल, राइटिंग, नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइजिंग नीड टू कंटिन्यू। यानी कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है उसमें ये स्ट्रगल चलता रहता है, कभी लिखित रूप में, कभी किसी और तरीके से, कभी मूवमेंट के रूप में, कभी ऑर्गेनाइजेशन बना के। तो ये चीज़ें जो हैं ये समय समय पर सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी हमें देखने को मिलती हैं। और जो आगे भी अगर गलत होता है इन लोगों के साथ तो हो सकता है आने वाले समय में भी एक्टिविस्ट हों, कुछ लोग लीडरशिप करें और गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो यही था इस चैप्टर में कि हमारी सोसाइटी में जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं वो किस तरह से उनको हम सेव कर सकते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने कौन से एक्ट बनाए हैं, एक्टिविस्ट कैसे काम करते हैं, उनको उनके साथ होने वाली गलत चीज़ों को रोकने के लिए एक्ट में क्या बताया गया है जिससे कि वो उनका यूज़ करें और अपने साथ होने वाली गलत चीज़ों को रोक सकें। इस चैप्टर में बच्चों इतना ही था। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।